हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम कुछ एरर्स करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे डिफ़िकल्ट एरर्स पर आते जाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए, अनटिल शी विल सिट। आप वीडियो पॉज करके पहले आप अपने आप कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर्स देख सकते हैं। अनटिल शी विल सिट ऑन द एलिफेंट। जब तक वो एलिफेंट पर नहीं बैठेगी, इट विल नॉट मूव, वो नहीं हिलेगा। अनटिल के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। हालांकि हम हिंदी में बोलते हैं कि जब तक वो नहीं बैठेगी, अनटिल के बाद हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो इसका आंसर है अनटिल शी सिट्स। नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉट इसके अंदर ही है। सो अनटिल शी सिट्स ऑन द एलिफेंट, इट विल नॉट मूव। मैनी एलिफेंट्स वर इन द जंगल। जंगल में बहुत से हाथी थे। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी जगह के नाम से होती है और सिर्फ ये बताया जाता है कि उस जगह पर क्या चीज़ है, और जिस चीज़ की बात की जा रही है वो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि ताजमहल आगरा में है, तो वो तो एक ख़ास चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर है कि हाथी जंगल में हैं, तो हाथी तो अनगिनत हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हिंदी में सबसे पहले आता है जंगल में। इंग्लिश में क्या है कि ये तो सबसे बाद में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आएगा, देयर आर। बिना देयर आर के नहीं बनेगा ये सेंटेंस। THERE, देयर। वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन इन सेंटेंसेस में देयर का हिंदी में कोई मतलब नहीं है। सो देयर आर मैनी एलिफेंट्स, सॉरी देयर वर, ये पास्ट में है। सो देयर वर, क्योंकि एलिफेंट्स बहुत सारे इसलिए हम वर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा देयर वर मैनी एलिफेंट्स। मैनी एलिफेंट्स वर के बाद आएगा, यहाँ देयर आ जाएगा, THER। सो देयर वर मैनी एलिफेंट्स इन द जंगल सबसे बाद में आएगा। आवर कंट्री इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। हमारा देश तरक्की कर रहा है। सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय से ही। तो अब हम बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि जब भी टाइम के साथ से वर्ड आए तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। और क्योंकि हिंदी में भी हमें सुनाई दे रहा है कि तरक्की कर रहा है, तो इसमें क्या करना है, इज़ की जगह हैज़ बीन, दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं, परफेक्ट continuous. So our country has been making progress since independence. Until they will go in deep water. ये कुछ मिस्टेक्स रिपीट इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो एक दो बार में, पहली बारी में शायद आपको रूल समझ में भी आ गया हो, लेकिन ये गलतियाँ ऐसी हैं कि बार बार हो जाती हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा रिपीट किया जा रहा है ताकि हमसे गलती बिल्कुल भी ना हो। सो अनटिल दे विल गो इन डीप वाटर। अब ऊपर मैंने आपको समझाया कि अनटिल के बाद मीनिंग भले ही फ्यूचर में निकला, लेकिन हमको फ्यूचर टेंस नहीं लगाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो अनटिल दे गो इन डीप वाटर, यानी जब तक वो गहरे पानी में नहीं जाएंगे। दे कांट कैच एनी फिश, वो कोई फिश, मछली नहीं पकड़ सकते हैं। हु डज कैच बर्ड्स। हु सब यहाँ सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, क्योंकि कैच से पहले वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो नहीं है, यानी उसी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में हम डू डज नहीं लगाते। हु कैचेस, ES लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हु को जब क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो इसको सिंगुलर माना जाता है, तो उसके साथ वही रूल्स लगेंगे जो सिंगुलर के साथ लगते हैं। तो हु कैचेस बर्ड्स, कौन पक्षियों को पकड़ता है। यू कांट लर्न म्यूज़िक, तुम म्यूज़िक नहीं सीख सकते हो। अब ये अनटिल वाली क्लॉज जो है, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आएगी, बाद में भी आ सकती है। क्लॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लॉज क्या होता है, मिनी सेंटेंस। अब जैसे ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आप देखो दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब्स हैं। इसका सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में क्लॉज होने के लिए कम से कम दो सब्जेक्ट तो ज़रूर होने चाहिए और दो वर्ब्स होने चाहिए। अदरवाइज़ उस सेंटेंस में हम क्लॉज है ऐसा नहीं कह सकते जब तक कि कम से कम दो सब्जेक्ट और दो वर्ब नहीं हो। नाउ
You can't learn music until you will buy a musical instrument. सो विल नहीं आएगा until के बाद. until you buy a musical instrument, यानी जब तक आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदोगे तो म्यूज़िक आप नहीं सीख सकते हैं. टू प्लक फ्लावर्स, अब ये एक नया रूल आ गया. टू प्लक फ्लावर्स ये हमारा सब्जेक्ट है. तो हमारा सब्जेक्ट अभी तक क्या होता था, कोई व्यक्ति होता था, कोई वस्तु होती थी. अब ये तो वर्ब है. हाँ, हम वर्ब को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं. जब हम वर्ब को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी दो शक्लें होती हैं. या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, दोनों ठीक हैं. टू प्लक तोड़ना, फ्लावर्स फूल तोड़ना. इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है. अब आप देखो, हमने अच्छी बात क्या नहीं है, फूल तोड़ना, और फिर हमने इट भी लगा दिया. हमने दो दो बार सब्जेक्ट लगा दिया. यानी पहले तो वो चीज़ बता दी जो ठीक नहीं है, फिर साथ में इट भी लगा दिया. जैसे हम कहें बॉयज़ दे आर प्लेइंग, मतलब बॉयज़ भी लगा दिया और दे भी लगा दिया. तो यहाँ पर ये जो इट प्रोनाउन है ये नहीं आना चाहिए. और आपको लग रहा होगा कि फ्लावर्स के बाद इज़ क्यों लगाया, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि फ्लावर्स इज़ नॉट गुड. हम ये कह रहे हैं कि तोड़ना, उनको तोड़ना अच्छी बात नहीं है. तो ये इट नहीं आना चाहिए और इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं. टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं. तो हम इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं. अनटिल ही विल नॉट लैश द हॉर्स. लैश मीन्स होता है चाबुक मारना. तो हमें विल भी नहीं चाहिए, नॉट तो बिल्कुल नहीं चाहिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अनटिल ही लैशेज, ईएस, ये ध्यान रखिएगा. अनटिल ही लैशेज द हॉर्स इट विल नॉट रन. वो नहीं भागेगा जब तक वो उसको चाबुक नहीं लगाएगा. शी लाइक्स टू यूजिंग डिफरेंट क्रीम्स. अभी हमने सीखा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा पहला वर्ब है जिससे हमको टेंस पता चलता है, उसके फ़ौरन बाद अगर वर्ब आ रहा है तो उसकी भी दो ही फॉर्म्स हो सकती हैं. या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए. अब हमने क्या किया, टू तो लगा दिया लेकिन फर्स्ट फॉर्म लगाने की बजाय हमने आईएनजी लगा दिया. शी लाइक्स, उसको अच्छा लगता है. क्या अच्छा लगता है, यूज़ करना. या तो हमको कहना चाहिए टू यूज़ या फिर टू को हटा देना चाहिए. शी लाइक्स यूजिंग डिफरेंट क्रीम्स. वैसे ज़्यादातर वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो टू प्लस ज़्यादा यूज़ होता है, बट अगर आप आईएनजी लगाकर यूज़ करते हैं तो वो भी गलत नहीं है. सो शी लाइक्स टू यूज़ या शी लाइक्स यूजिंग डिफरेंट क्रीम्स. मैनी बिल्डिंग्स आर नियर माई हाउस. मेरे घर के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. अब इसमें फिर हम बता रहे हैं कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ है, तो ये देयर के बिना नहीं बनेगा. तो मैनी बिल्डिंग्स को हम यहाँ से हटा देंगे. यहाँ पर लिखेंगे देयर, THERE, देयर आर, यहाँ आएगा मैनी बिल्डिंग्स. देयर आर मैनी बिल्डिंग्स नियर माई हाउस. अब ये जो हमने एरर्स देखी हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए. हिंदी टू इंग्लिश. जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे, अनटिल. अब देखो हिंदी में हम कह रहे हैं खोलोगे, लेकिन हमको विल नहीं लगाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और नॉट भी नहीं लगाना. अनटिल यू ओपन द डोर. अगर हमने ऐसे लिखा अनटिल यू विल नॉट ओपन तो ये गलत है. अनटिल यू ओपन द डोर, हम अंदर नहीं आ सकते हैं. वी कैन नॉट कम इन. कमरे में बहुत सी चेयर्स हैं. अब देखो स्टार्टिंग में आ रहा है कमरे में, ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये इंग्लिश में एंड में चला जाएगा. इस सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा, सिंपली बता रहा है कि कमरे में क्या चीज़ है. तो देयर आर, क्योंकि बहुत सारी कुर्सियों की बात हो रही है, सो देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम. अगर हम ये लिखते हैं कि मैनी चेयर्स इन द रूम तो ये गलत है. पढ़ाना मुझे खुशी देता है. कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश करनी हो, ख़ास तौर पर टेंसेस जिनमें काम हो रहा है, तो लास्ट में चलिए देखते हैं. खुशी देता है कौन, पढ़ाना. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. ये हमारा सब्जेक्ट तो है लेकिन ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है. इस सेंटेंस में कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ क्रिया का नाम है. तो इसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, यानी ऐसा नाउन जिसकी शक्ल वर्ब जैसी है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है. तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. टू टीच
इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, या फिर टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको जेरेंड बोलते हैं। ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ जेरेंड और पार्टिसिपल में, वो आप देख सकते हैं। आपको जेरेंड और पार्टिसिपल का डिफरेंस भी समझ में आएगा, क्योंकि जेरेंड और पार्टिसिपल की शक्ल एक जैसी होती है, दोनों में आईएनजी लगता है, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। सो टू टीच या टीचिंग, ज़्यादातर जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब हो तो ज़्यादातर जेरेंड यूज़ होता है, बट अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो भी गलत नहीं है। टीचिंग गिव्स, अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट है तो दैट इज़ इक्वल टू इट, यानी इट के साथ जो वर्ब लगता है वही इसके साथ लगना चाहिए। सो टीचिंग गिव्स एस लगेगा, क्योंकि टीचिंग अपने आप में क्या है, एक ही काम है। सो टीचिंग गिव्स, आगे हम देखेंगे कि कैसे जब ये थोड़ा लंबा भी हो जाता है सब्जेक्ट तब भी हमको कैसे ध्यान रखना है वर्ब का। सो टीचिंग गिव्स मी हैप्पीनेस, पढ़ाना मुझे खुशी देता है। मुझे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, यानी मैं पसंद करता हूँ, तो अच्छा लगता है किसको, मुझे। आई लाइक, क्या अच्छा लगता है, खेलना। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी अगर वर्ब है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब था, ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी वर्ब हो सकता है। यहाँ पर भी हमारी चॉइस है, जैसे यहाँ पर दो तरीके हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव या जेरेंड, तो यहाँ पर भी चॉइस है। आई लाइक टू प्ले या प्लेइंग विद चिल्ड्रन। अब जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ये ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब जब कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट हो तो जेरेंड ज़्यादा यूज़ होता है, और जब कोई वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट हो तो ये ज़्यादा यूज़ होता है इन्फिनेटिव। ये कम यूज़ होता है, ये कुछ वर्ब्स के साथ ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये यूज़ होता है इन्फिनेटिव। कौन दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, अब काम करता है कौन, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए अगर व्यक्ति है तो हु, अगर वस्तु हो तो व्हाट आता है। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हमको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस लिखना है। तो काम करता है, हु वर्क्स, हु के साथ वो रूल चलता है जो एक आदमी के लिए, तो एस और एस लगाना पड़ेगा। हु वर्क्स भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स भलाई, कल्याण, किसकी, ऑफ अदर्स। सो हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नई एरर्स के बारे में ज़रूर जाना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।